नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी आपको अंतर आत्मा तक हिला डालेगी। आज की कहानी का नाम है किन्नर की कन्या। गीता समाज भवन में हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। गद्दों पे बिछी हुई सफ़ेद चादरें, अगरबत्ती की मीठी मीठी खुशबू, राधे श्याम जी की तस्वीर के सामने फूलों का ढेर, तस्वीर पे चंदन की मालाएं, धीमे स्वर में गूंजता ओम शांति का संगीत, हजारों की संख्या में निर्विकार भाव से बैठे लोग, पिन ड्रॉप साइलेंट, जैसे सब के सब मूर्तिवत हो गए हों। यूं तो किसी भी शोक सभा का ऐसा ही मजमा होता है, पर चूंकि डॉक्टर आरती, जो इस कस्बे की जानी मानी डॉक्टर थी, उसके पापा की शोक सभा थी, तो इस शोक सभा में कस्बे के सभी सम्राट, धनाढ्य और बौद्धिक कहे जाने वाले लोगों के साथ साथ मध्यम और निम्न वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद इस कस्बे का कोई भी घर ऐसा हो जहाँ से कोई न आया हो। यहाँ बैठा हर व्यक्ति लगभग कहीं न कहीं काया की नश्वरता, संसार की क्षणभंगुरता, इस जगत की झूठी मोह माया के बारे में ही सोच रहा था। वैसे शमशान और शोक सभा दो ही ऐसी जगह है जहाँ कमीने से कमीना आदमी भी वैराग्य उत्पन्न कर लेता है अपने अंदर। पर इन सब से बेखबर डॉक्टर आरती अपनी ही उधेड़बन में डूबी हुई थी। तभी घड़ी के 10 बजने की सूचना आती है। शोक सभा 9 से 10 बजे तक थी। कई लोगों ने राधे श्याम जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। अब डॉक्टर सुधीर उठे और उन्होंने राधे श्याम जी के प्रति अपने भाव व्यक्त किए तथा आंग तुक्कों से 2 मिनट की मौन की प्रार्थना की। मौन समाप्त होने पर डॉक्टर आरती उठी और सीधे माइक पे आ गई। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। चाकी चलती देख दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोई। जन्म मरण, सुख दुख, आशा और निराशा, ये तो जीवन के अभिन्न अंग है। जो आया है उसे एक दिन जाना है। जीवन के रंगमंच पे किसने अपनी पारी कितने शानदार तरीके से खेली, यह महत्वपूर्ण है। अर्थी के उठने के पहले जीवन को अर्थ देना ही कामयाब जीवन की निशानी है। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके संस्कार मेरे पास सुरक्षित है। मुझे गर्व है अपने पापा पे, उनके हौसलों पर, उनकी सहन शक्ति पे। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मैं किन्नर की कन्या हूँ। कहते कहते डॉक्टर आरती की आंखें छलछला आईं। आगे की आवाज़ गले में ही रुंध गई। लोग धीरे धीरे खुसुर पुसुर करते हुए उठने लगे। डॉक्टर आरती हाथ जोड़ के सबको विदा करते रही और सबकी आंखें निरंतर बरसती रहीं। लगभग 10 मिनट बाद हॉल पूरी तरह से खाली हो गया। रह गए तो सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर सुधीर और 2-4 करीबी लोग। डॉक्टर सुधीर ने हॉस्पिटल के स्टाफ को जरूरी हिदायतें देकर के विदा कर दिया। नज़दीकी लोगों को विदा करने के बाद अब सिर्फ डॉक्टर सुधीर और आरती ही शेष थे। चलो आरती, डॉक्टर सुधीर ने आरती का हाथ पकड़ते हुए कहा। आरती कुछ नहीं बोली, चुपचाप डॉक्टर सुधीर के साथ गाड़ी में ही बैठ गई। डॉक्टर सुधीर आरती की मनोस्थिति को अच्छी तरह से समझ रहे थे। आरती तो मानो जैसे दूसरी दुनिया में ही चली गई थी। निष्प्राण बेजान सी उसकी काया कुम्हलाए हुए फूल सी हो गई थी। दोनों के बीच पूरे रास्ते मौन पसरा रहा। घर पहुंचती आरती अपने कमरे में गई और बुक्का फाड़ के रोने लग गई। स्मृतियों पे लगा हुआ बांध टूट गया था। डॉक्टर सुधीर ने उसे कुछ देर यूं ही रोने दिया। वे अच्छी तरह से जानते कि जख्म को ठीक करने के लिए मवाद का निकलना भी जरूरी है। जब रोते रोते आरती की हिचकियाँ बंद गई तब वो उठे और पानी लेकर आ गए। पानी पीकर आरती शांत भाव से बैठी रही और सुधीर ने जब चाय बनवा ली, एक प्याला आरती को थमा के खुद भी पीने लगे। चाय पीते पीते सुधीर को लगा आरती की आंखें रोते रोते सूज चुकी हैं। यूँ तो सभी के लिए पिता का साया अनमोल होता है, पर आरती की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। उसे पिता राधे श्याम ने ही बड़ा किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों में लड़के डॉक्टर बनाया। किसी छोटी सी नाबालिग लड़की को माँ के बिना पाला और स्वयं को सुख त्याग कर शादी भी नहीं की और बिना किसी मजबूत आर्थिक सहारे के अपनी बेटी के लिए जो कुछ किया वो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। सुधीर ने देखा आरती चाय खत्म करके तकिया लेकर लेट गई थी। उसने धीरे से आरती का हाथ पकड़ा और उठाते हुए उसे बोला, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, तुम आराम कर लो। सुधीर ने जाते जाते दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब आरती अपने कमरे में बिल्कुल ही अकेली थी, पर यादों का एक जखीरा उसके आसपास सुलग रहा था और वो बस पिघलती ही जा रही थी। वो करीब 7 बरस की होगी जब उसकी माँ को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बहुत दिनों के बाद जब पता चला कि उसे कैंसर हुआ है और हमेशा गुलजार रहने वाला घर अब सूखा पौधा बन गया था। डॉक्टर, दवाइयाँ, घर पर नौकरानी का इंतजाम, हाल चाल पूछने वाले आने वाले मेहमान। आरती की देखभाल, पढ़ाई पापा ने दिन रात एक कर दिया था, पर 3 साल चलने वाला यह सिलसिला माँ की मौत पर ही ख़त्म हो पाया।
माँ की बीमारी के दौरान पापा को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ी। हालांकि ये सब बातें आरती बहुत बाद में जान पाई। पत्नी के जाने के पश्चात बच्ची की बहुत बड़ी जिम्मेदारी राधे श्याम पर आ पड़ी थी। हालांकि नानी ने कहा कि वो बच्ची को उनके पास भेज दें और राधे श्याम खुद दूसरी शादी कर लें। अभी तो उनकी उम्र ही क्या हुई है, सिर्फ 40 साल। पर राधे श्याम को यह मंजूर नहीं था। बिन माँ की बच्ची के पिता अभी जिंदा है। अम्मा अब फिक्र मत करो, मैं पाल लूँगा। और कहते कहते रो पड़ा था वो। 10 साल की आरती ना समझ होते हुए भी इतना तो जानती थी कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। पत्नी की तेरहवीं के बाद नाते रिश्तेदारों को ये राह पकड़ी। अब रह गई थी माँ को याद करते रोती बिखरती आरती और अपने जज्बातों को छुपा के मुस्कुराते हुए राधे श्याम। आरती जब चौथी कक्षा में पढ़ रही थी, राधे श्याम ने दिन भर के लिए एक आया का इंतजाम कर दिया। हालांकि आजकल उसका हाथ काफ़ी तंग था। नौकरी की जद्दोजहद में उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। आज जब पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, तब 10वीं फेल को कौन ही नौकरी देगा। पहले तो अच्छी खासी नौकरी पत्नी की बीमारी के साथ घर पर ज़्यादा और नौकरी पर कम ध्यान देने की वजह से चली गई। अब कई बार मिन्नतें करने पे भी कोई बात नहीं बन रही। घर का खर्च, आया की तनख्वाह, आरती की पढ़ाई, इन्हीं चिंताओं की वजह से असमय बूढ़े दिखने लगे थे। घर में बालों में सफ़ेदी झांकने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर गया। डॉक्टर के अनुसार उनको शुगर भी हो गई। वो क्या करे, दफ्तर का चक्कर काटते काटते थक गए थे। कभी स्टेशन पर कूली का काम, कभी किसी सेठ के यहाँ बोरी ढोने का काम, कभी किसी रेस्टोरेंट में वेटर का काम मिलता, तब जाके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता। पर स्थायी इंतजाम कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ऐसे में पत्नी का एकमात्र सपना कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, कैसे पूरा होता, सोचकर उसे चक्कर आ जाते और आंखें बरस पड़ती। आखिर कठोर हृदय से एक ऐसा निर्णय लिया। उसने अपने सपनों का घर, जिसे पाई पाई जोड़ के बनाया था, बेच दिया और पैसे बैंक में जमा करवा दिए, ताकि उसके ब्याज से आरती की पढ़ाई तो चलती रहे। तब तक वो कहाँ जानता था कि आजकल की महंगी पढ़ाई, पैसा तो गर्मी में किसी खजूर के पेड़ के छाँव की तरह ही है। खैर, वो फ्लैट छोड़कर एक खोलीनुमा मकान में आ गया। वहाँ आसपास के अनपढ़, बेपरवाह, गाली गलौज करने वाले बच्चों के साथ आरती को रखना उसे गवारा नहीं हुआ। फलतः छाती पे पत्थर रख के उसने आरती को हॉस्टल भेजने का निर्णय लिया। भविष्य में उसका निर्णय सही साबित हुआ, पर आरती को अच्छी तरह से याद है वो हॉस्टल जाने से पहले कितना रोई थी। आरती पढ़ने में शुरू से ही अच्छी थी। हॉस्टल में मिलने वाली उचित देखरेख में उसकी उन्नति के ग्राफ दिन पर दिन बढ़ते ही चला गया। छुट्टियों में सभी लड़कियां अपने घर पर जाती, पर राधे श्याम ने आरती को कभी घर ही नहीं बुलाया। जब भी छुट्टियां होती, वो खुद आरती के पास चले आते और दोनों बाप बेटी पेइंग गेस्ट बन के एक अच्छा समय साथ साथ गुजारते। जब कभी आरती गाँव जाने की जिद करती, राधे श्याम प्रेम से कभी डांट कर मना कर देते। न जाने क्या था, राधे श्याम ने कभी बेटी को उस गाँव में नहीं बुलाया। धीरे धीरे आरती को आदत हो गई। छुट्टियाँ मतलब पापा के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती, पर घर हरगिज नहीं। आरती ज्यों ज्यों बड़ी होती गई, उसकी व्यवस्थाएं भी बढ़ती गई। हर हाल में मिलने वाली स्कॉलरशिप ने पढ़ाई पे विराम तो नहीं लगने दिया। लगन, मेहनत और पापा के आशीष से वो एक डॉक्टर आरती, फिर एक सर्जन आरती के रूप में बाहर निकली। न जाने क्यों अब उसे अपनी माँ, अपना गाँव, अपना बचपन बहुत याद आने लगा था। राधे श्याम ने शहर में ही प्रैक्टिस करने की सलाह दी, पर आरती नहीं भूली थी कि उसकी माँ को गाँव में डॉक्टरों की कमी के कारण उसने खोया था। वो गांव में ही एक अस्पताल खोलना चाहती थी, ताकि गांव के लोगों को उसके डॉक्टर होने का फ़ायदा मिल पाए। छोटी सी आरती को राधे श्याम हर बार किसी न किसी बहाने से गांव आने रोक लेता था, पर डॉक्टर आरती को गांव न आने का मुताबिक तर्क वो नहीं ढूंढ पाते। आरती ने डॉक्टर सुधीर के साथ मिलकर गाँव में अस्पताल खोलने का निर्णय कर लिया था। लगभग 6 महीने के अंतराल में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया था। शुभारंभ के दिन सुबह से तमाम व्यवस्थाओं और शुभकामनाओं और आशीषों का भार उठाते उठाते शाम को आरती निढाल हो चुकी थी। शाम को लगभग 7 बजे होंगे कि एक दुबला पतला युवक वॉचमैन की नौकरी के लाया। आरती थक कर चूर थी, तो उसने उस युवक को कल आने के लिए कहा, तो वो चिल्लाने लगा, मैडम समझती क्या हो अपने आप को, मैं सुबह भी आकर गया हूँ। डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी गरीब की इज्जत से खेलोगे। अरे हमारा भी स्वाभिमान आहत होता है आपकी इन हरकतों से। सुबह आओ शाम को, हम आपके गुलाम थोड़ी ना हैं। और अब आपको तो खुद के बारे में भी नहीं पता है, हिजड़े की बेटी कहेंगी, कह के उसने बुरा सा मुंह बनाया और थूक दिया डॉक्टर आरती के सामने। डॉक्टर आरती तिलमिला उठी। उसने कहा, क्या कहा? हिजड़े की बेटी? पीकर आए हो क्या? होश में तो हो। हिजड़ा होगा तुम्हारा बाप। हमेशा शांत रहने वाली आरती उठी और युवक का कॉलर पकड़ के उसे धक्का दे देती है। वो नौजवान गिरते गिरते बचता है। आरती का मन कर रहा था कि 2-4 तमाचे लगा दे उसके मुंह पर। देखा कभी राधे श्याम आ जाते हैं, जिसे देखते ही युवक हंसता है और बोलता है, मुझे धक्का मुक्की कर देने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी मैडम। पूछो अपने बाप से। तुम्हारा बाप रोज घर से निकलने के बाद स्टेशन पर जाके हिजड़ा बनता है, ट्रेनों में घूमता है, मुसाफिरों के आगे तालियां ठोकता है, आशीषों की पोटली खोलता है और पैसे के लिए हाथ फैलाता है। साला झूठा कहीं का।
किन्नर बन के भावनाओं का खेल बरसों से खेल रहा है तेरा बाप। सुबह से सांझ तक यही धंधा करता है, भीख मांगने का धंधा। जिस पैसे से तुमने पढ़ाई की है, रोटी खाई है, कपड़े पहने, वो सब भीख की है। भीख की है, धिक्कार है। भीख मंगे हिजड़े की औलाद है तुम। इतना कीर्वान, इतना घमंड। आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। आरती को ऐसा लगा कि वो गश खा के गिर पड़ेगी, और राधे श्याम का चेहरा तो सफ़ेद ही पड़ चुका था। जिस सच्चाई से जिंदगी भर वो भागता रहा, आरती को हमेशा ही दूर रखा, उस रूप में सामने आ जाएगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। डॉक्टर सुधीर को लगा धरती आसमान दोनों ही घूम रहे हैं। कभी न ख़त्म होने वाला ऐसा भूकंप सामने था जो सब कुछ तबाह कर देगा। पर स्वयं को संयत रखते हुए उसने नौजवान को बाहर का रास्ता दिखाया, और बाहर निकलते हुए भी लगातार वो बोल रहा था, ये बेरोजगारी बड़ी काइयाँ चीज़ होती है मैडम जी। भूख अच्छे भले आदमी को हिजड़ा बना देती है। आरती और राधेश्याम दोनों उस रात सो ही नहीं पाए। डॉक्टर आरती बचपन से अब तक की यात्रा करती रही। कैसे पापा उसके गांव आने से उसे रोकते रहे, कैसे अपनी नौकरी काम के बारे में बात करने से कतराते रहे। कभी वो पूछती तो हंसकर टाल जाते, कहते तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो बेटा, ज़मीन आसमान एक कर दूंगा अपनी बिटिया के लिए। आरती चुप हो जाती और धीरे धीरे आरती ने पूछना ही छोड़ दिया था। क्या वो सचमुच भीख के पैसों से ही बड़ी हुई है? क्या उसके पिता हिजड़ा हैं? ये किसकी बेटी है वो? क्या वो पैसे के लिए ऐसी नौटंकी करते हैं? माँ की बीमारी के बाद पापा की तो नौकरी छूट गई थी। क्या मजबूरी, पेट की आग, आरती की पढ़ाई, घर की तंगी ने उन्हें हिजड़ा बना दिया? प्रश्नों के भवन में उछलती आरती उस रात बहुत ज़्यादा रोई, अपनी किस्मत को कोसा। पर पापा के बारे में सोचा तो उनका कोई भी कसूर उसे नज़र नहीं आया। जो होना था हो गया। अब पापा को हिजड़ा नहीं बनने देगी, बल्कि ऐसा हुनर देगी कि दुनिया उस पर नाच करेगी। इस संकल्प से आरती का मन शांत हुआ। सुबह होते होते वो कुछ तय कर चुकी थी। उधर राधे श्याम रात भर आत्महत्या के उपाय के बारे में सोचते रहा। उसे लगा अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो आत्महत्या भी कर सके। तो दूसरा निकाला रास्ता कि संन्यास लेके आरती से दूर, बहुत दूर हिमालय की गुफाओं में चले जाएगा। अपनी मनहूस साया कभी भी अपनी बच्ची पे नहीं पड़ने देगा। संन्यास के नाम से उसे थोड़ी सी तो राहत मिली। उसने देखा चोर उचक्का लुच्चा लफंगा कोई भी अगर संन्यास ले ले तो उसके तो सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ संसद में जनता का मसीहा बन के पहुँच जाते हैं। कुछ मंदिर मस्जिद में भगवान के रूप में पूजने लगते हैं। आदमी का चोला बदलते ही वो शैतान से भगवान की श्रेणी में आ जाता है। सारी दुनिया सन्यासी के आगे झुक जाती है। फिर चाहे वो सन्यासी साधारण आदमी से भी गया गुजरा ही क्यों ना हो। वैसे भी उसने तो कोई खून नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला, कोई बेईमानी नहीं की। बस हिजड़ा बन के अपनी गृहस्थी की गाड़ी को खींचा है, अपनी डूबती नैया को पार लगाया है। राधे श्याम रात भर अपनी गुजरी हुई जिंदगी के पन्ने पलटते रहा। रह रह के उसे अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। सुखी गृहस्थी, समझदार पत्नी, अच्छी नौकरी और फूल सी बेटी आरती। किसी को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए होता है जीने के लिए। पर हाय री किस्मत, सुमित्रा की बीमारी, असमय मौत और नौकरी से निकाले जाने के पश्चात सिर्फ आरती ही थी जिसकी वजह से वो जिंदा रहा। पर उसकी परवरिश में भी बहुत चुनौती थी। हाथ में फूटी कौड़ी नहीं और बेटी को डॉक्टर बनाने की तमन्ना। उसे सब कुछ गुड़ होता जान पड़ता था। रोज़मर्रा का भी खर्च नहीं निकल रहा था। तभी एक दोस्त ने उससे किन्नर बनकर ट्रेन में घूमने के पैसे कमाने के लिए सलाह दी। वो स्वयं भी यही काम कर रहा था। उसे बहुत ही अजीब लगा, पर मजबूरी जो न कराए कम। इस नाटक में उसे नौकरी न मिलने तक का मन बनाया, पर लंबे समय तक नौकरी नहीं मिली। तब तक उसे नाटक आजीविका का साधन बन गया और पता ही नहीं चला। जब भी नाटक को छोड़ने की बात सोचता तो आरती के डॉक्टर बनने का सपना उसे रास्ता रोक देते। कमाई भी अच्छी हो रही थी तो धीरे धीरे कमाई का यह जरिया उसे रास आने लगा। उसने सोचा आरती को इस बारे में कभी भी नहीं बताएगा, और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है वो तो सृजनहार ही जाने। पर उसे आरती से दूर चला जाएगा, अपने कर्मों की परछाई उस पर पड़ने नहीं देगा। वो संन्यास ले लेगा, हाँ वो संन्यास ले लेगा। ये सोचते उसने दरवाजे की सांकल खोली तो देखा सामने आरती ही खड़ी है। हे भगवान, जिससे भागना चाह रहा था वही मेरे सामने। उसने हाथ जोड़ के कहा, मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दे। मेरा तरीका गलत हो सकता है पर मेरा मकसद गलत नहीं था। कहते कहते आरती के कदमों में बैठ के रोने लगा राधे श्याम। आरती की आंखों में भी गंगा जमुना बह रही थी। दोनों में पर्वत सी पीर आज पिघल के समंदर बन रही थी। हिचकियों के बीच आरती ने कहा, पापा आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया ज़रूरत और मजबूरी के कारण किया, मेरे लिए किया। अब आप जो भी करेंगे एक मकसद के खातिर करेंगे। राधे श्याम ने आरती को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। पापा, अब आपने किन्नर बन के अपनी रोटी कपड़े और मेरी पढ़ाई का मकसद पूरा किया है। अब आपको उनके लिए काम करना है जो सच में किन्नर हैं। आप उन्हें पढ़ाएं लिखें, जीवन के प्रति मोटिवेट करें और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाएं। आज से आप इस मकसद के खातिर अर्थपूर्ण जीवन जिएंगे और मैं भी यथासंभव आपकी मदद करूंगी। और मैं भी। पीछे से डॉक्टर सुधीर की आवाज़ आई।
राधे श्याम को जीवन दान के साथ एक मकसद भी मिल गया। कहाँ वो सन्यास और आत्महत्या जैसी बातें सोच रहा था और कहाँ आरती, उसने तो काया पलट ही कर दिया उसकी सोच का। अब तक जिस किन्नर के किरदार को चोरी छिपे निभाता था, समाज के सामने भी जाने से डरता था, किसी के सामना होने से कतराता था, अब वो कहानी बड़े चाव से सबको सुनाता, जिंदगी का फलसफा बयान करता। उसने गाँव के किन्नरों को पढ़ाना शुरू किया। काफ़ी मुश्किलें आई पर धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। जिनको पढ़ाई रास नहीं है उनको लजीज खाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। राधे श्याम के सिखाए कुछ व्यक्ति आसपास के रेस्टोरेंट में काम करके इज्जत की जिंदगी जीने लगे थे। कुछ गांव के स्कूलों में सेवा दे रहे थे। राधे श्याम अब संतुष्टि के भाव से जीवन बिता रहा था। बेटी आरती, दामाद सुधीर के साथ पिछले 15 सालों से इसी काम में लगा था। थर्ड जेंडर को पहचान दिलाकर एक सम्मान की जिंदगी देना और समाज की दया पे आश्रित इस कौम को समाज का हिस्सा बनाना काम आसान नहीं, पूरी निष्ठा से कर रहा था राधे श्याम। बस 3 दिन पहले रात को सोया तो ऐसा सोया कि फिर उठा ही नहीं। डॉक्टर आरती को नाज है उसने अपने पापा पर, उसे विश्वास है सही तालीम, विश्वास और अपनापन दिया जाए तो समाज का कोई भी व्यक्ति नकारा नहीं रहेगा। एक किन्नर भी प्रकृति को झुका के समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। आरती उठी, अपनी आंखें पोंछी, पिता की तस्वीर के आगे खड़े होकर आंखें बंद करके संकल्प लिया कि वो अपना कुछ समय समाज के इस उपेक्षित वर्ग के लिए लगाएगी। उसने जब आंखें खुली तो उसे ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में सूरज उगाया हो। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।